और आइए एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उस वक्त अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने पुलिस एहलकारों से बातचीत की। कुछ दिनों से पुलिस वालों की लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की तरफ से पुलिस एहलकारों से ये कहा गया। साथ ही साथ एहतजाज कर रहे पुलिस एहलकारों से पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आप ड्यूटी पर लौट जाएं। दिल्ली पुलिस ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट सौंप दी है। महकमे दाखिला ने रिपोर्ट तलब की थी दिल्ली पुलिस से। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने वजारत दाखिला को अब रिपोर्ट सौंपी है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आपको बता दें कि कहा कि हुकूमत और अवाम को हमसे काफी उम्मीदें हैं, इसलिए हमें अमन बनाए रखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। अदालती जांच आने तक हमें इंतजार करना चाहिए। अमूल्य पटनायक जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई। आपको बता दें कि आज सुबह से ही दिल्ली पुलिस के एहलकार दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नर की तरफ से उनसे तबादले ख्याल किया गया और ये तमाम बातें कही गई। एक बार फिर से आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। वैसे दिल्ली पुलिस के लिए चुनौतियां हम हमेशा देखते आए हैं। तरह तरह के सिचुएशंस को हम हैंडल करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसको भी अभी तक हमने अच्छी तरह से देखा हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ है। हमारे जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अफसरान थे, उन्होंने ठीक से उसको संभाला था। सिचुएशन जैसे उस दिन था उसके हिसाब से अगर देखें तो काफी सुधर रहा है। तो ये स्थिति को हम परीक्षा की तरह माने और हम पे जो जिम्मेदारी दी गई है कि कानून को हम संभालें और कानून के रखवाले की तरह हम बर्ताव करें, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस स्थिति को सही तरीके से हम निपटाएंगे। परीक्षा के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारे लिए अपेक्षा की भी घड़ी है। सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से हमसे काफी उम्मीदें रखी जाती हैं, अपेक्षा रखी जाती है, क्योंकि हम कानून के रखवाले हैं और हमको डिसिप्लिन फोर्स की तरह बिहेव कर कानून को हम जैसे अभी तक अच्छी तरह से बनाए रखे हैं, उसके हिसाब से हम आगे भी बढ़ाएं। जैसे कि मैंने कहा, परीक्षा की घड़ी है, अपेक्षा की भी घड़ी है और तीसरी भी एक बताना चाहूंगा कि ये हमारे लिए एक प्रतीक्षा की भी घड़ी है। प्रतीक्षा इसीलिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश से एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठी है। हमको पूरा विश्वास और यकीन रखना चाहिए कि इंक्वायरी में पूरी फेयरनेस के साथ इंक्वायरी होगी और हमको उसके लिए भी प्रतीक्षा रखनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि जो भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं, कल भी एक आध इंसिडेंट हुए, उस पर कानूनी कार्रवाई वगैरह की जाएगी। और ये भी हम मान के चलें कि कुछ जो इंसिडेंट हुए, खास करके साकेत कोर्ट के जो इंसिडेंट थे, ये कुछ ग्रेव इंसिडेंट है, ये इसको हम जनरलाइज ना करें और उस पर हम कानूनी कार्रवाई। कांग्रेस लीडर आरपीएन सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। वकीला और पुलिस के बीच खींचतान पर इन्होंने इजहार ख्याल किया। पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह हमारे साथ है बात करने के लिए। आरपीएन जी, दिल्ली में जो माहौल देखा जा रहा है, जिस तरह से पुलिस और वकील आपस में भिड़े हुए हैं, आज प्रोटेस्ट भी चल रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, किस तरह से इस पूरे माहौल को देखते हैं? और सवाल ये भी, क्योंकि दिल्ली वासी हैं आप, तो किस तरह से आप अपने आप को अभी सुरक्षित क्या महसूस कर पा रहे हैं जब दिल्ली पुलिस ही खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही? अफसोस की बात है और चिंताजनक है
कि यहाँ 48 घंटे से ज्यादा हो गए पुलिस और वकीलों में मारपीट और आम आदमी इससे परेशान है। और गृह मंत्रालय जो दिल्ली में बसता है, गृह मंत्री दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आता है। 72 सालों में इस तरह का दृश्य हमने नहीं देखा। परंतु कानून व्यवस्था के खराब और बिगड़ते माहौल में उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में और दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी के राज में देखने को मिल रहा है। जो चिंताजनक चीज है रंजीता जी, वो उसमें साफ तौर पे ये है कि पुलिस कर्मी ही धरना पे बैठे हैं। 48 घंटा से ज्यादा हो गया है कि गृह मंत्रालय इस देश में है भी कि नहीं है। राजधानी की ये जब हाल है तो देश का क्या हाल होगा। लेकिन सवाल ये भी कि विपक्ष पार्टियां जब इस पर सवाल उठा रही है, कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं आप लोग इस पूरे मामले पर। क्या देखिए, पुलिस वकील पिट रहे हैं, आम आदमी पिट रहा है और कंप्लीट का लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है। इसमें राजनीति आप कह रही हैं? क्या ये राजनीति है? क्या ये राजनीति है कि पुलिसकर्मी हमने बैठा रखा है? क्या उनको हमने बैठा रखा है कि पुलिस फोर्स आज धरने पे बैठ जाए तो कानून व्यवस्था कहां से चलेगी? इसमें राजनीति भारतीय जनता पार्टी को दिखती है। अफसोस की बात है। और इसमें तत्काल गृह मंत्रालय और गृह मंत्री को तत्काल कार्रवाई करके कि कानून व्यवस्था कम से कम राजधानी में तो ठीक हो जाए। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अप्पू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही, बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी के मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। नई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगी गई है। JNK के जुवेनाइल जस्टिस पैनल से रिपोर्ट मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैनल ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया। वक्त की कमी की वजह से कमेटी ने मामला की सही जांच नहीं की है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की निगरानी में काम कर रही है जुवेनाइल कमेटी, और जिससे रिपोर्ट मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बच्चों को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से महरूस रखने का इल्जाम जिस तरीके से लगा हुआ है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की। इस मामले में अब रिपोर्ट मांगी गई है। दफा 370 की मंसूबी के बाद बच्चों को हिरासत में लिया गया था। मामले में आइंदा समाअत 3 दिसंबर को होगी। हाईकोर्ट की कमेटी को ताजा और जामे रिपोर्ट देने का हुक्म दिया गया है। अब देखना होगा कि जब अगली समाअत 3 दिसंबर को होगी तब हाईकोर्ट की तरफ से ताजा और जामे रिपोर्ट क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को आजादाना रिपोर्ट तैयार करने की सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी। दिल्ली में फिजाई आलूदगी की संगीन सूरत-ए-हाल पर एनजीटी ने दिल्ली हुकूमत की सरजनिश की है। एनजीटी ने दिल्ली हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि ऐसा हर साल होता है। इस मसले से निपटने के लिए पहले से तैयारी आखिर क्यों नहीं की गई? फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए तैयारी अक्टूबर के बजाय अगस्त के महीने से शुरू क्यों नहीं की जाती है? एनजीटी ने आलूदगी के हवाले से बेदारी लाने के लिए मैकेनिज्म भी वज़ा करने को कहा है, जिस पर दिल्ली हुकूमत ने कहा कि वो इस ताल्लुक से काम कर रही है। प्याज ने एक बार फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, प्याज ने एक बार फिर लोगों को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया है। मुल्क के कई हिस्सों में 80 रुपए से ऊपर प्याज फरोख्त हो रहा है। हालांकि हुकूमत ने लोगों को राहत देने के लिए कई जगह स्टॉल लगाए हैं, पर ये सब की दस्तरस में नहीं है। लोगों का कहना है कि पहले अनाज की कीमतों में इजाफा होता था और अब तो आलू, टमाटर और प्याज भी खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। सब्जी के बढ़ते दाम ने खाने का स्वाद बिगाड़ दिया है। इस समय मैं ओखला सब्जी मंडी में मौजूद हूं और यहाँ पे जो है मैं प्याज का जो थोक विक्रेता हैं उनके पास में बैठा हूं और प्याज के दाम में जो है भारी इजाफा हुआ है। प्याज इस समय मार्केट में 100 रुपये किलो बिक रहा है और आम लोग जब प्याज के दाम पूछ रहे हैं क्या भाव बिक रहा है और लोग बता रहे हैं कि 100 रुपये किलो बिक रहा है तो लोग भौचक्के हो जा रहे हैं। और इसके पीछे क्या कारण है, चलिए यह थोक विक्रेता है यहाँ पे ओखला मंडी में, पूछा जाए इनसे कि क्या आखिर क्यों दाम इतना बढ़ गया। भाई 80 रुपये यहाँ बेच रहे हैं, जो हमसे कस्टमर ले आ रहे हैं। पहले बात तो वो खरीद नहीं रही, अगर ले भी जा रहे हैं तो वो 100 रुपये किलो बेचेंगे भाई। 80 रुपये हम बेच रहे ठोक में। हमारा 73-74 रुपये पड़ रहा है प्याज, तो हमें भी चाहिए भाई 4 रुपये किलो का, हमें भी चाहिए 2-4 रुपये किलो का। तो इसलिए पीछे से माल नहीं आ रहा तो हमें महंगा मिल रहा है, तो इस वजह से हम भी महंगा ही बेच रही। देखा जाए तो दीपावली के पहले तक दाम ठीक था, मतलब 50-60 था, लेकिन दीपावली के बाद जो है 100 रुपये बढ़ गया है। 40 रुपये किलो बढ़े पूरे दीपावली के बाद में। दीपावली पे 43-44 रुपये बिक रहा था प्याज, अब बिक रहा 80 रुपये किलो। 74, 70, 75 जैसा क्वालिटी होगी ऐसा माल बिकेगा।
क्या उम्मीद किया जाए, कब तक भाव कंट्रोल हो जाएगा? जब तक 500 रुपये दड़ी ना होगी, जब तक मंदा नहीं होगा। 100 रुपये किलो बिकनी है प्याज। आम जनता क्या उम्मीद करे, कब तक इसके जो भाव का है कब तक कंट्रोल होंगे? 2-4 दिन की तेजी है, उसके बाद में तो वही आएगा प्याज। 50 रुपए किलो बिकना है प्याज तो। वैसे अब ये पुराना प्याज है, जब ये नई खेती हो जाएगी ना, अब ये फसल नहीं की है, सस्ता ही होना। अब चारों तरफ से प्याज आएगा, गाँव देहात से सब्जी आएगा, नासिक से सब्जी, तो मंदा हो जाएगा ये प्याज। तो माना जाए नई खेप जब आएगी मार्केट में, उसके बाद जो है भाव डाउन होगा? हाँ, भाव डाउन हो जाएगा, फिर 30 रुपए किलो बिकने लगेगा। फिर इस टाइम कितने दिन लग सकते हैं भाव डाउन होने? 8-7 दिन की तेजी है पीछे। 8-7 दिन बाद नहीं आएगा प्याज यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो थोक विक्रेता है उनका कहना है कि मैं यहाँ पे 80 रुपये किलो प्याज बेच रहा हूँ, और जो यहाँ से ले जाते हैं फुटकर विक्रेता वो ले जाते हैं तो मार्केट में वो 100 रुपया बेचते हैं, क्योंकि उनको भी कुछ चाहिए कमाने खाने के लिए। तो क्या कारण है? उनका कहना है कि जो पीछे से जो प्याज आ रहा है वह रुक के आ रहा है, जितना डिमांड है उतना माल नहीं पहुंच पा रहा है यहाँ पे, जिसके वजह से जो है महंगा हो गया है। और जब प्याज की नई खेप मार्केट में आएगी तो उसके बाद ही भाव जो है कम होगा, और उम्मीद जताई जा रही है कि एक सप्ताह के बाद जो है भाव में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। हज 2020 के लिए दरखास्त फार्म की हुसूलियाबी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल काफ़ी गिरावट आई है। दरखास्त फार्म की हुसूलियाबी में दर्ज की जाने वाली कमी के मुताबिक 9 नवंबर बरोज सनीचर को मरकजी हज कमेटी के सदर दफ्तर हज हाउस में जायजा मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। इस मीटिंग में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी शिरकत करेंगे। दरखास्त फार्म की हुसूलियाबी में दर्ज शुदा कमी पर तबादले ख्याल के बाद हज दरखास्त फार्म जमा करवाने की आखिरी तारीख में इजाफे के ऐलान का भी इम्कान है। वाज़ेह है कि फिलहाल दरखास्त फार्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है। ये फॉर्म कम आने की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, जो फॉर्म भरने की तारीख है वो 10 नवंबर आखिरी है, और अभी का वक्त बाकी है, और ये पहला ही स्पेल है जिसमें हमने अनाउंस किया है। और इसके बाद जैसा हर मरतबा होता है, और जो हज के काम से जुड़े लोग हैं, स्टेट हज कमेटीज़ हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा रहता है, और वो एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये तारीख़ तो बढ़ेगी और थोड़ी और मोहलत मिलेगी, तो इंशाल्लाह उसमें हम आगे काम करेंगे। तो इसके लिए इस पर और गौर व फिक्र करने के लिए 9 तारीख को 2 बजे हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक बैठक होने वाली है, एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें एक रिव्यू लिया जाएगा कि ये कितने फॉर्म्स आए हैं और क्या उसमें स्ट्रेटजी होना चाहिए, इस पर डिस्कशन होने वाला है। और उसी दिन माननीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब का भी दौरा है मुंबई में, इंशाअल्लाह वो भी आएंगे और वो भी कमेटी से मुलाकात करेंगे। इस मामले में गौर फिक्र होगा और इसकी बात की अगली स्ट्रेटजी तैयार होगी। हज कमेटी का जो कोटा है वो 1,40,000 है, और हमारे पास जो फॉर्म आए हैं उसका तकरीबन आधा फॉर्म आए हैं। तो क्या उम्मीद की जा रही है कि बिना कुरान अंदाजी के जो है वो नशिस्तें फराहम कर दी जाएंगी जो आज़मीन हज है? नहीं, ऐसे नहीं है। तकरीबन 88,000 के ऊपर तो 100% रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें फॉर्म अपलोडिंग वगैरह सारे हो चुके हैं, और हर स्टेज पे हर वक्त 15 से 20,000 एप्लीकेशन जो प्रोसेस में होते हैं, जिसमें हाजी ने अपना बायोडाटा भर दिया है और वो बाकी चीज़ें उसको अपलोड वगैरह करना है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो तकरीबन 1 लाख के करीब तो फॉर्म आ ही चुके हैं, और अभी कई दिन बाकी हैं। और इसमें एक दूसरी जो वजह है जिसमें हाजियों को दुश्वारी होती है कि पासपोर्ट जिनके अवेलेबल नहीं है, जब तक उनको पासपोर्ट नहीं मिलता है, पासपोर्ट नंबर नहीं होता है, वो फॉर्म भरा नहीं जाता है। तो बहुत सारे हाजी अभी पासपोर्ट मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी तरफ से एक इंटीमेशन गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू कि जो साहिबीन हज करने के लिए जा रहे हैं उनके पासपोर्ट जल्दी से जल्दी तैयार करके दिए जाएँ। तो इंशाअल्लाह हम उसका भी रिव्यू लेंगे कि कितने पासपोर्ट कौन से पासपोर्ट ऑफिस में ड्यू हैं, और स्टेट हज कमेटीज़ हमको उसके बारे में इतला देते हैं। उसके बाद उस पर गौर फिक्र होगा और 9 नवंबर को इस पर स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाएगी। 9 तारीख को जो है वो मरकज़ी हज कमेटी के सदर दफ्तर हज हाउस में एक बहुत ही अहम मीटिंग होनी है, और इस मीटिंग में जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी खुद ही शरीक होंगे, और इस पर जो है वो पासपोर्ट के अलावा फॉर्म की कम दस्तयाबी पर गुफ्तगू होगी। सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो है वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, अपनी कोशिशों की बुनियाद पर जो है वो हिंदुस्तानी हुज्जाज इकराम का कोटा तो बढ़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो फॉर्म का कम दस्तयाब होना ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वकला के बीच झड़प के मामले में दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट जमा कर दी है। वजारत दाखिला को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। कुछ देर पहले इस
खबर की तस्दीक दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से ही कर दी गई थी जब वो एहतजाजी पुलिस एहलकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को सौंप दी है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई थी वजारत दाखिला की तरफ से। अब ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से जमा कर दी गई है, सौंप दी गई है। तो 30 हजारी कोर्ट में शनिचर के रोज पुलिस और वकीला के बीच झड़प हुई थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि साकेत कोर्ट या करकटडोमा कोर्ट में भी इस तरह के वाकयात मंजरेआम पर आए, जिसके बाद महकमे वजारत दाखिला की तरफ से रिपोर्ट दिल्ली पुलिस से मांगी गई। अब ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से महकमे वजारत दाखिला को सौंप दी गई है। आज फिर पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई है। पाकिस्तान ने करनी और कस्बा इलाकों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 40 मिनट तक गोलाबारी हुई। गोलाबारी से इलाके में खौफ का माहौल है। पाकिस्तानी गोलाबारी का हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज फिर पाकिस्तान ने पुंछ के कस्बा और किरनी में सीजफायर वायलेशन करके गोलाबारी शुरू किया है, जिससे इलाके के लोग मुतासिर होकर रह गए हैं। लोगों का कहना है कि वो अपने काम काज नहीं कर पाते हैं। आई जाते लोगों का कहना। आपका नाम? मेरा नाम फयाज है। फयाज जी, क्या परेशानी हो रही है? गोलाबारी सुबह से चल रही है। तो सर गोलाबारी आज चली है कोई तकरीबन अब ये नहीं है कि भाई कहाँ से हुए हैं, क्या पता है वो किस तरफ से होते हैं। हमें तो इतना पता नहीं चलता कि कहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती है। तो अब ये है कि भी गोलाबारी का माहौल तो है ही है। हर वक्त परेशानी के आलम में हर बंदा परेशान है। मतलब दिन में किसी भी वक्त फायर शुरू हो सकता है। हम काम काज में लगे होते हैं, यहाँ हम एम्प्लॉई लोग हैं, कहीं पे मुलाजमत करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो हमें भी परेशानी होती है कि भी हम किसी वक्त जो है टाइम पे नहीं पहुंच पाते। अगर पहुंचते भी हैं तो कहीं बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। तो हमारे बच्चे जो हैं, एक हर स्कूल में 5-5, 600 बच्चा जो है वो इस वक्त स्टडी कर रहा है। तो अचानक फायरिंग का माहौल की वजह से वो जो है उसमें परेशानी हो जाती है। तो लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की गोलाबारी से ना तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं और ना ही लोग अपने काम कर सकते हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, कस्बा पुंछ। दिल्ली में फिजाई आलूदगी में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली हुकूमत ने ऑड इवन के फार्मूले को दिल्ली में नाफिज किया है। आज इसका दूसरा दिन है। इस फार्मूले को लागू होने से सड़कों पर ट्रैफिक कम देखी गई और कुछ हद तक आलूदगी में भी कमी दर्ज हुई है। आज ऑड नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ऑड इवन फार्मूले को लागू कर दिया गया है। इस फॉर्मूले के तहत आज दिल्ली में ऑड इवन का दूसरा दिन है। आज 5 तारीख है, यानी ऑड नंबर की तारीख, और इसलिए सड़कों पे ऑड नंबर की गाड़ियां आज दौड़ रही हैं। आपको बता दें कि कम गाड़ियां चलने से दिल्ली में प्रदूषण की गिरावट आई है और बढ़ते प्रदूषण दर में कल एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आसमान साफ है और सूरज खिला हुआ है। मैम, आप ऑड नंबर की गाड़ी चला रही हैं, इस फॉर्मूले को सपोर्ट कर रही हैं? सेकंड डे नहीं, हमारे को तो एग्जेम्पशन है, इसलिए हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिल्कुल। हाँ, इसलिए वैसे ट्रैफिक कम है, मौसम भी ठीक हो गया है, इसलिए ठीक है, होना चाहिए ऐसा। तो प्रदूषण में कोई गिरावट आई है? हाँ जी, आई है, श्योर। तो बिल्कुल साफ तौर पे कहना है कि प्रदूषण में थोड़ी गिरावट आई है और सड़कों पे आप देख सकते हैं कि ऑड नंबर की गाड़ियाँ सड़कों पे विराजित हैं और सड़कों पे चल रही हैं। ये गाड़ियाँ ऑड नंबर की गाड़ियाँ हैं, बाकायदा कायदे कानून से सड़कों पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पे वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं जो ये मैसेज दे रहे हैं कि ऑड इवन के फॉर्मूले को आप अपनाएं और सुचारू रूप से दिल्ली में इसको चलाएं। अब देखना यह है कि आगामी 15 तारीख तक क्या इसी तरह सड़कों पे ऑड इवन के फॉर्मूले की तरह गाड़ी चलती है या नहीं। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ मैं कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। इससे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर पिटाई का मामला पेश आया है। सैफ अली नकवी और रघुवेंद्र सिंह के बीच मारपीट हुई है। जिला सदर के चुनाव के लिए मीटिंग के दौरान ये मारपीट हुई है। साबिक कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट जफर अली नकवी के बेटे हैं सैफ अली नकवी। रघुवेंद्र सिंह की बात करें तो कांग्रेस के साबिक सदर हैं। सैफ अली नकवी और रघुवेंद्र के बीच की मारपीट की वीडियो है जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। जिला सदर के चुनाव के लिए दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों के दरमियान मारपीट हुई जो कि साबिक कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट जफर अली नकवी के बेटे हैं सैफ अली नकवी और रघुवेंद्र सिंह जो कांग्रेस के साबिक सदर हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इन दोनों के दरमियान मारपीट हुई। ये मारपीट किसी आम जगह पर
नहीं बल्कि जिला सदर के चुनाव के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग के दौरान ही दोनों आपस में भिड़ गए, दोनों के दरमियान हाथापाई हुई। हाथापाई की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दूसरी बड़ी खबर जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा लगातार जारी है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने 2 बजे कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है। हुकूमत तश्कील देने पर इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच पेच लगातार फंसा हुआ है और ये पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। रियासत में जल्द हुकूमत तश्कील के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जब तक शिवसेना खुद बातचीत को आगे नहीं आती तब तक बीजेपी इंतजार करेगी, ऐसे भी इशारे मिल रहे हैं। तो महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा लगातार जारी है। ये ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देवेंद्र फडणवीस इस बीच उन्होंने 2 बजे कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अमित रॉय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ रहे हैं। अमित, 2 बजे देवेंद्र फडणवीस ने मीटिंग बुलाई है कोर कमेटी की। इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो पेच बीजेपी शिवसेना में फंसा है, अब इस मामले में बीजेपी खुद जो है आगे बढ़कर बातचीत जो है नहीं करेगी। जब तक शिवसेना जो है सामने से बातचीत करने नहीं आती तब तक बीजेपी जो है इंतजार करेगी। और इसी चीज को जो है इस पर बातचीत करने के 2 बजे जो है कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल, सुप्रीम मुखर्जी, गिरीश महाजन, पंकजा मुंडे मौजूद रहेंगे। क्योंकि बीजेपी के सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है और 2.5 के सीएम पद पर अभी भी सेना जो है अड़ी हुई है, तो उसमें कोई भी बातचीत करने का अब मौका नहीं है। और अब इंतजार की घड़ी है कि शिवसेना खुद सामने आए और कुछ नया फॉर्मूला है जिससे दोनों ही दलों के बीच सहमति हो, तब आगे बातचीत बनेगी। हमने देखा था सुबह ही संजय राउत जो है मीडिया से बातचीत करते साफ तौर पे कहा था कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। महाराष्ट्र में जो ग्रहण लगा है वो जल्द दूर होगा, शपथ ग्रहण जरूर होगा। हालांकि उन्होंने इस बात को भी माना था कि शरद पवार से उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन शरद पवार की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पे कोई भी फैसला जो है शिवसेना के सामने नहीं आया है। तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि राज्यपाल से हमने सब कुछ क्लियर किया कि आखिर हम क्या चाहते हैं, महाराष्ट्र में किस तरह की राजनीति चल रही है, और आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे ही लेंगे। और जिस तरह से उनके तेवर कड़े दिखाई दिए कि मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है शिवसेना के तेवर लगातार कड़े हैं, रुख उनका साफ है। इस बीच ये मीटिंग बुलाई गई, इस मीटिंग में क्या कुछ बातचीत होती है, इस हवाले से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया अमित रॉय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम मजहबी लीडरों की एक मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग 2:30 बजे होगी। मुख्तार अब्बास नकवी की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग होगी। अयोध्या मामले को लेकर आने वाले फैसले के तनाजुर में ये मीटिंग बुलाई गई है। मुल्क में अमन अमान की बरकरारी के लिए मीटिंग का एजेंडा है, यानी मीटिंग का अहम मकसद ये है कि मुल्क में अमन अमान की बरकरारी रहे। मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी, मुफ्ती मुकर्रम होंगे शामिल। साथ ही साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासी समेत कई अहम शख्सियत भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम मजहबी लीडरों की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग का वक्त 2:30 बजे है। मुख्तार अब्बास नकवी की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग मुनक्किद होने वाली है और इस मीटिंग का अहम मकसद है कि मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखा जाए। अयोध्या मामले को लेकर आने वाले फैसले के तनाजुर में ये मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में बड़े मजहबी रहनुमा शिरकत करने वाले हैं, जिनमें मौलाना महमूद मदनी, मुफ्ती मुकर्रम शामिल हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासी समेत कई अहम शख्सियत भी शामिल इस मीटिंग में होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आदाब।